हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में एक नया चैप्टर देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी। जो भी भारत सरकार या राज्य सरकारें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या मुकदमे करती हैं किसी के खिलाफ, या अपना मुकदमों को डिफेंड करती हैं, उसके संबंध में है। और एक राइट टू प्रॉपर्टी है, उसके संबंध में है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये संविधान के पार्ट 12 में दिया हुआ है और चैप्टर है 3 और 4। ठीक है, आर्टिकल ज़्यादा नहीं है, आर्टिकल 299 से 300 ए तक। आर्टिकल 299 कॉन्ट्रैक्ट्स के संबंध में है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकार या भारत सरकार करेगी तो वो कैसे होंगे। जो भी केंद्र सरकार जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसको उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से करेगी। ठीक है, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और राज्य सरकारें जो करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम से करेंगी। ठीक है, और इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति खुद आके दस्तखत करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट पे, गवर्नर खुद आके दस्तखत करेंगे, केवल उनके नाम से किया जाएगा। और वो करेगा को इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होंगे कॉन्ट्रैक्ट, और कौन पर्सन क्या बोलते हैं इस पे साइन करेगा, किस मैनर में साइन होगा, कौन ऑथराइज करेगा। ये सब के लिए रूल्स बनाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। और उसी हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि चाहे प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, भले उनके नाम से किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उनकी किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं होगी इस मैटर पे। ठीक है, जो भी संविधान के दायरे में रह करके कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, वो चाहे भले ही प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम से किए गए हैं, लेकिन कभी भी उनकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा अगर पूरी तरीके से नियम्स के तहत किसी पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है प्रेसिडेंट के नाम से या गवर्नर के नाम से, तो जिस पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है ना, वो भी पर्सनली लायबल नहीं होगा अगर उसने सारा प्रोसीजर फॉलो किया है। ठीक है, तो आर्टिकल 299 को हम शॉर्ट में देख लें, क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 299। आर्टिकल 299 में पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं वो या तो प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम से किए जाएंगे। वो प्रेसिडेंट के नाम से का मतलब प्रेसिडेंट का पर्सनल नेम नहीं लिखा होगा वहां पे, वो केवल प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन लिखी होगी। ठीक है, तो वो सारे केंद्र सरकार वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे और राज्य सरकार वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नर के नाम से किए जाएंगे। और इस पे एग्जीक्यूट, उस पे दस्तखत वगैरह सारी कार्रवाई एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा जो रूल्स के तहत ऑथराइज्ड होगा और जो प्रिस्क्राइब मैनर दिया होगा उसी के तहत करेगा। और अगर ये नियम नहीं फॉलो किया जाता है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब तरीका दिया गया है, जो प्रिस्क्राइब पर्सन को बोला गया है करने के लिए, अगर ये नहीं फॉलो किया जाता है तो फिर गवर्नमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं होगी। ठीक है, उस गवर्नमेंट की उस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई जवाबदेही देनदारी नहीं होगी। पहली तो चीज ये, जो व्यक्ति कर रहा है, जो अफसर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेनिफिट एंजॉय कर लेती है, दूसरी पार्टी ने, सामने वाली पार्टी ने कुछ उसको, गवर्नमेंट को उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ काम किया जिससे गवर्नमेंट को बेनिफिट मिला उसका, तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी होगी कि वो उसको कंपनसेट करे जो बेनिफिट गवर्नमेंट को मिला है उस पार्टी से। ये प्रिंसिपल होता है क्वांटम मेरिट या क्वांटम वैल्यूबेट। ठीक है, तो ये फिर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट और उस पर्सन के बीच में, और गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। इसके अलावा एक डॉक्ट्रिन होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल, वो भी एक फैक्ट्स के बेसिस पे लागू हो जाएगी। लेकिन किसी भी हालत में प्रेसिडेंट या गवर्नर पर्सनली लायबल कभी भी नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब ये हमने देखा कि जो आर्टिकल 299 के प्रोविजंस हैं, ये बिल्कुल मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है किसी के लिए। और ये प्रोविजंस इसलिए डाले गए हैं ताकि गवर्नमेंट को और जनरल पब्लिक को अनऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट से बचाया जा सके।
ठीक है, दोनों की इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो सके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, आर्टिकल 300। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो किसी के खिलाफ मुकदमा कर भी सकती है, किसी भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी वगैरह के खिलाफ, और कोई भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी वगैरह गवर्नमेंट पर भी मुकदमा कर सकती है, तो गवर्नमेंट उसको डिफेंड करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट खुद भी किसी पे मुकदमा कर सकती है और कोई पर्सन गवर्नमेंट के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यही है, स्टेट गवर्नमेंट भी किसी पे मुकदमा कर सकती है और कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट पर भी मुकदमा कर सकता है। जैसे एक प्राइवेट इंडिविजुअल, एक पर्सन है ना, वैसे गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो भी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। ठीक है, वो भी एक पर्सन है, इसलिए उसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है और वो पर्सन गवर्नमेंट भी मुकदमा कर सकती है एज ए पर्सन। ठीक है, इसके अलावा अगर वो गवर्नमेंट पर्सन है तो वो प्रॉपर्टी ओन भी कर सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, बिजनेस और ट्रेड या बिजनेस कर सकती है, और लीगल एक्शन ले सकती है या लीगल एक्शन डिफेंड भी कर सकती है, जस्ट बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन है। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स का मैटर। अब आ जाते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। पहले फंडामेंटल राइट्स में एक और फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो कुछ साल पहले खत्म कर दिया गया है। अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि ये आर्टिकल 300A डाला गया है, इसके तहत ये राइट दिया गया है। तो कि किसी भी किसी भी व्यक्ति की जमीन या कोई भी प्रॉपर्टी अनऑथराइज तरीके से नहीं छीनी जा सकती, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही उसकी प्रॉपर्टी ली जा सकती है। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 300A है, पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना कानून की अथॉरिटी के कोई व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसकी छीनी नहीं जा सकती है, जब तक कि ऐसा कोई कानून ना हो। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर कानून में इजाजत है, कोई कानून बना है, चाहे राज्य सरकार का चाहे केंद्र सरकार का, और उसमें इजाजत है, उसमें लिखा हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, तब किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जबरदस्ती ली जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो नहीं लिया जा सकता उसको। हमने अभी डिस्कस किया था कि ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 300A में दिया गया है, और ये एक ऑर्डिनरी लॉ, साधारण लॉ जो विधानसभा बनाए चाहे पार्लियामेंट बनाए, उसके अंतर्गत रेगुलेट होता है ये राइट। ठीक है, अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को लेनी है तो उसके लिए एक कानून होना चाहिए जिसमें ऐसे प्रावधान हो कि प्रॉपर्टी ली जाएगी इस पर्पस के लिए। ऐसे बिना उस कानून के कोई नहीं ले सकता। देखिए, किसी की प्रॉपर्टी लेनी है तो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं ले सकता, कि कोई अधिकारी ऑर्डर पास कर दे कि ये गवर्नमेंट के पर्पस के लिए इसकी जमीन अक्वायर की जा रही है, तो वो ऑर्डर नहीं माना जाएगा, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वैलिड नहीं होगा। उसके लिए या तो एक कानून एक्ट होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो, या फिर कोई रूल या स्टैट्यूटरी ऑर्डर हो जिसका कि लीगल फोर्स हो, फोर्स ऑफ लॉ हो। ठीक है, उस लॉ के तहत ही वो प्रॉपर्टी उसकी ली जाएगी। किसी अधिकारी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर देने से किसी की प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती है। और ये जो भी लेजिस्लेचर ये लॉ पास करेगी, चाहे पार्लियामेंट चाहे स्टेट लेजिस्लेचर, वो उसमें लिखेगी कि किस पर्पस के लिए उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ली जा रही है। ठीक है, और कितना उस व्यक्ति को कंपेंसेशन दिया जाएगा, ये उस लॉ में लिखा होगा। देखिए, आर्टिकल 32 ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि वहां से हटा दिया गया है। इसलिए कोई रिट नहीं फाइल कर सकता कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, कोई भी आर्टिकल 32 के तहत रिट नहीं फाइल कर सकता। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल कर सकता, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट जाती है। ठीक है, उसमें वो एग्री पर्सन अपना फाइल कर सकता है रिट।
लेकिन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है अब। तो राइट टू प्रॉपर्टी का में क्या शामिल है? राइट टू प्रॉपर्टी में शामिल है राइट टू यूज द प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एज इट स्टैंड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो भी कानून अभी इस समय उस समय है लागू, उस लॉ कानून के दायरे में रहते हुए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंजॉय करना, यूज करने का अधिकार, इसको कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी का मतलब केवल और केवल लैंड नहीं है, ठीक है? जमीन केवल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें तमाम इंटेलिजिबल्स भी हैं, जैसे कॉपीराइट, दूसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट वगैरह है, और सारे तरह के इंटरेस्ट जो कानून द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो सब इसमें शामिल है। इसलिए इसको प्रॉपर्टी को केवल आप जमीन ना समझिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रॉपर्टी शब्द को बिल्कुल लिबरल मीनिंग दिया जाना चाहिए, ठीक है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें मनी भी शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी भी शामिल है, जैसे कि एक अलॉटी का इंटरेस्ट, एक लाइसेंसी का इंटरेस्ट, मॉर्गेज और लीजी ऑफ अ प्रॉपर्टी, ये सब शामिल है प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।